नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। हफ्ते दर हफ्ते हर हफ्ते हम आपके साथ जुड़ते हैं और आगे की बाजार की दिशा क्या होगी इसको समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी की जो परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है वो इतनी जटिल होती हुई दिखाई दे रही है कि समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से बाजार की दिशा अब क्या होगी। बड़ी मुश्किल से ट्रेड डील को लेकर के अच्छी खबरें जब आई तो लगा कि सारे दर्द अब ख़त्म हो जाएंगे और अब यहाँ से बुल रन की वापसी होगी। लेकिन उसी के बाद मिडिल ईस्ट तनाव, इसराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला, और अब ये युद्ध कितनी बड़ी चुनौतियाँ लेकर के आ रहा है, न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि भारतीय बाज़ारों के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। चाहे वो रुपये के फ्रंट पे हो, चाहे वो कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के फ्रंट पे हो, चाहे आगे चल करके आने वाली गैस की और कहीं कच्चे तेल की क्राइसिस तो नहीं हो जाएगी। इतने सारे सवाल हैं और इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ एक ही ऐसे विशेष मेहमान हैं जो इन तमाम पहलुओं पे बहुत विस्तार पूर्वक अपनी राय रखते रहे हैं, तमाम विषयों पर, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर, भारतीय बाज़ारों पर। सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत सर। जब आपसे पिछली बार मुलाकात हुई थी तब हम लोग इस तरीके की उम्मीदों में थे कि अब शायद बुल रन की वापसी होगी और एक छोटी मोटी समस्या वो भारतीय बाज़ारों, भारतीय नतीजों को लेकर के है जो शायद नेक्स्ट क्वार्टर से सुधरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सर, अब ये जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अब धीरे धीरे करके बाज़ार के लिए बड़ा पैनिक होता हुआ, फ्राइडे के सेशन में हमने देखा बड़ी गिरावट फिर से आती हुई दिखाई दी। सर, कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को आप? देखिए, ये एक नॉर्मल प्रीवियस जो वॉर्स हुए हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन हुए हैं, आप देखेंगे तो जब भी तेल के मामले में कुछ हुआ है तो वो बहुत शार्प रिएक्शन रहा है और थोड़ा लंबी अवधि लगा है उसको मार्केट को रिकवर करने में। अगर वो नहीं होती, जैसे इंडो पार्क वाली जो लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर, उसमें तो झट से मार्केट का रिकवरी हो गया। अब क्यों है कि ये स्थिति ना, क्योंकि इस बार जो हॉर्मुज स्टेट के ऊपर एक दबाव आई है ना, उस चीज को लेकर इंडिया के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। बिकॉज हमारा तो करीबन 40-45% ऑयल उस रूट से आता है और खास करके दाम भी बढ़ गया है। अब सुनने में आ रहा है कि रशिया हमको देने के लिए तैयार है, मगर वो उरल्स का जो उनका क्रूड है उसको प्रीमियम में देंगे तो हमारी कॉस्ट और भी बढ़ सकती है। उस तरफ मिस्टर ईरान ने भी कहा कि ओनली 3 देशों के जहाज को हम प्रिवेंट करेंगे, बाकी कर सकते हैं। पर ये सब में इंश्योरर्स ने अपना जो हाथ पीछे हटा दिया कि हम इंश्योर नहीं करेंगे, तो उसके कारण हमारे ही 30-35 टैंकर उधर पड़े हुए हैं जो इंडिया की ओर आनी थी। तो ये नेचुरली ये अनसर्टेनिटी का जो माहौल है वो जब तक क्लियर होगी। और क्या है कि पहले जब शुरुआत हुआ था इस जंग का, तो सिचुएशन थी कि शायद क्विक एंड इजी होगा, ये जाएंगे उधर लीडर को मारेंगे, और उनकी उम्मीद थी कि कोई अपोजिशन लीडर उधर झट से इस इशू को पकड़ कर, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे राइट्स और एंटी गवर्नमेंट की जो मूवमेंट्स हो रही थी ईरान में, तो शायद अमेरिका और इसराइल ने सोचा कि अपोजिशन को ये मौका है कि पावर सीज कर लो और वापस सब नॉर्मल हो जाएगा। मगर जैसे हम देख रहे हैं एक्चुअली यूनिफाई हो गया है ईरान अगेंस्ट दिस अटैक। तो उधर कोई लोकल अभी अपोजिशन का लीडर कोई सामने आते हुए नहीं दिख रहा है। एट द सेम टाइम ईरान ने जो वॉर को एक्सपेंड कर दिया बाकी के गल्फ के देशों में, ये भी शायद यूएस ने उतना एंटिसिपेट नहीं किया होगा। तो ये सब चीज आज लेकर स्थिति को हार्ड कर दी है स्टांस को ट्रम्प की, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि ईरान वाले बात करना चाहते हैं मगर मैं मना कर रहा हूँ। अरे, आपको वॉर को सॉल्व करना है कि नहीं? तो क्लियरली एक थोड़ी लंबी चलेगी ये तनाव। और उस चीज के अंदर तेल का जो मामला है अभी 88 तक पहुंच गया था फ्राइडे इवनिंग को। तो इनिशियली लोग उम्मीद कर रहे थे कि 90-100 भी जाएगा, तो 90 के पार तो आ गया है। तो ये सस्टेन लेवल पे रहा ना, तो गवर्नमेंट के पास कुछ टफ सिचुएशंस होंगे इन टर्म्स ऑफ डिसीजन। क्योंकि क्या पेट्रोल और क्रूड के जो डीजल के प्राइसेस आम जनता को असर पड़ती है, क्या उसके ऊपर वो अलाउ करेंगे या ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को पूरा प्राइस ये करना है? मगर ये तो रिटेल वाली पेट्रोल और क्रूड की, हम डीजल की बात कर रहे हैं। कॉरपोरेट्स को तो जो प्राइसेस है उसी पे उनको डील करना है। तो बहुत सारे जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज होते हैं जैसे पेंट या टायर, उनके लिए मार्जिन्स में दबाव आएगा। तो ये सब असेस करने में वक्त लगता है। और इसके ऊपर बाजार में जो असर पड़ा है ना,
हम सोच रहे हैं कि खाली इन सेक्टर पे जहाँ पे क्रूड का असर होगा उन्हीं पे अफेक्ट असर नहीं, क्योंकि ये एक रिस्क ऑफ की सिचुएशन हो गई है एक एफआईएस के लिए। तो ना, हाँ, खाली हमारी मार्केट नहीं, कोरिया ताइवान वो वाले मार्केट में करेक्शन हुए, क्योंकि वो अब इस माहौल में उनको लग रहा है कि डॉलर में ही सेफ है, 4% आपको गवर्नमेंट की ट्रेजरी की यील्ड मिल रही है, हम क्यों रिस्क लें। तो एक डॉलर का स्ट्रेंथनिंग हो रहा है तो उसके साथ रुपये का भी वीकनिंग हो रहा है। तो वो एक चीज है जो ऑयल के दाम एक तरफ और रुपी ऑयल के दाम और भी बढ़ गए, बिकॉज रुपी भी, मैंने जब देखा डेटा को फ्राइडे इवनिंग को, वो तो करीबन 92 के आसपास हो गया था। तो ऐसी चीज में ये डबल वैमी होती है। और फिर जो एफआईएस की एक बात होती है, मगर पैसिव फंड्स जो इंटरनेशनली होते हैं ना, वहाँ पे निवेशक डिसीजन लेते हैं, एफआई का फंड मैनेजर नहीं लेता है। तो एक पैसिव फंड समझिए, इमर्जिंग मार्केट फंड में जहाँ मेरा 13% या 14% शेयर है, अगर उन्होंने, इन्वेस्टर ने रिस्क ऑफ में पैसिव फंड से पैसा निकाला समझे, और ये जरूर हुआ है, तो नेचुरली उनको जो भी है पूरा मार्केट को ही बेचना पड़ेगा, बिकॉज पैसिव फंड कोई चुन नहीं सकती है कि ये सेक्टर ले लूँ वो सेक्टर नहीं करूँ, नहीं। तो इसीलिए पूरे मार्केट के ऊपर वो दबाव दिख रहा है। और मेरे ख्याल में जब तक कि थोड़ी बहुत क्लैरिटी नहीं आती है कि अमेरिका का एंड गेम क्या है इस जंग में, क्योंकि वो साफ नहीं बता रही है, क्या रेजिम चेंज चाहते हैं, क्या कोई अगर रेजिम चेंज नहीं हुआ तो कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने हमारी जो सोच थी कि उस पर हमने सक्सेस मिल गया तो हम हट रहे। क्योंकि उन्होंने तो नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि हम एयरफोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो अभी बाकी क्या बचा रहा है, क्या करने का है उधर। तो उनको तो न्यूक्लियर का जो, तो कुछ महीनों पहले ही उन्होंने न्यूक्लियर पे बॉम्ब लगाया था, याद होगा आपको। जी तो बिल्कुल। आप आके वापस जाके उनके बैलिस्टिक पूरी जो क्षमता है उसको हम कंप्लीटली ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं। तो और इतनी आसानी से क्या होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ईरान भी ना बहुत स्मार्ट है ना, क्यों अपने जो ड्रोन्स लगाती है वो कहीं एक पर्टिकुलर जगह से नहीं लगाती है, हर हर घर से जल रही है। तो कहाँ पे डालेंगे, ऑलरेडी इन्होंने 160 बच्चों को मरवा दिया एक स्कूल के ऊपर बॉम्ब लगाकर। तो मामला इतना आसान नहीं है। और पैरेलली क्या हुआ, इसराइल ने अब यही मौका है तो हिजबुल्लाह के ऊपर, लेबनान के ऊपर अटैक करना शुरू किया। तो हिजबुल्लाह ने वापस अटैक किया, तो वो एक न्यू फ्रंट ओपन हो गया वॉर में। तो अब के लिए सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है। तो जैसे दिन बढ़ते हैं, होप करते हैं कि वो क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि ये बियॉन्ड आवर कंट्रोल है। मैं खाली एक चीज़ सलाह दूंगा सबको कि देखिए, अल्टीमेटली इस वॉर को एंड होना है। ये रशिया यूक्रेन वॉर की तरह सालों तक नहीं चल सकता है ना, वो तो मानना पड़ेगा। तो अगर ऐसी स्थिति है, तो जब ये सुलझ जाता है तो ऑटोमेटिकली, देखिए, एक सिचुएशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल यूएस और इसराइल और शायद सऊदी मिलकर कह सकते हैं कि अरे वॉर तो चलने दो, हम जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको कंट्रोल हम ले लेंगे, क्योंकि उनका नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि वो जो बॉर्डर एरिया है हॉर्मुज, जो ईरान की और यूएई के बॉर्डर में बीच में आता है हॉर्मुज स्ट्रेट, तो उसको उन्होंने कब्जा में ले लिया, तो ऑयल का टेंशन भी कम हो सकता है इवन वॉर चलते हुए। तो डेवलपमेंट्स को देखना पड़ेगा हमें कि कितना। और मानता हूं कि इंडिया के लिए तेल का दाम कितना तक सस्टेन होगा, यही चीज़ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल मिल जाए यूएस स्ट्रोक इसराइल को, तो फिर हम तेल को दाम को जल्द से गिरते हुए भी देख सकते हैं, तो सिचुएशन इंडिया के लिए बदल सकती है। मगर वो क्या है कि वो कब होगा, यही है। तो मेरा मानना है कि ये एक वी इन्वर्टेड वी शेप होगा यू ऑयल प्राइसेस का, क्योंकि ये जंग के शुरू होने से पहले जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की आंकड़ें थी कि ईयर एंड तक, दिसंबर तक देश वर्ल्ड में करीबन 4 बिलियन बैरल का एक्सेस सप्लाई की बात कर रहे थे। तो ऑयल का, ये वॉर नहीं होता तो ऑयल का ट्रेंड तो नीचे था, नॉट ऊपर। तो उस चीज़ के अंदर अगर देखें तो मेरा तो ईयर एंड का शायद ऑयल 70 के नीचे आ जाएगा। मगर ये कब होगा, ये दिसंबर 1 को होगा या जुलाई को होगा, ये हम बता नहीं सकते बिकॉज ऑफ दिस एक्शन। तो मैं क्यों ये बात आपको स्पष्ट तरह से बता रहा हूँ कि एक रिटेल निवेशक को तो अब बहुत टेंशन वाली बात है, क्योंकि कैसे प्लान करें। मगर एक मीडियम टर्म निवेशक के लिए मैं कहूँगा कि ये खरीदने का मौका है आपको। हर दिन थोड़ा थोड़ा खरीदने से ही फायदा होगा। आप ये मत सोचिए कि पूरा पैसा भी लगाएं, क्योंकि और भी वॉलिटिलिटी जरूर सामने है। मगर अगर थोड़ा थोड़ा हर दिन आप खरीदेंगे अपने पोर्टफोलियो में, इवन 1% ऑफ योर फ्री कैश,
तो एंड उसको जैसे आपकी सोच थी बिफोर जंग की शुरुआत के पहले में भी, इतना लार्ज कैप, इतना मिड कैप, इतना स्मॉल कैप, इतना गोल्ड सिल्वर, जो भी आपका एक मेंटल थॉट प्रोसेस था, उसी के बेसिस पर आप खरीदारी कीजिए। इस जंग के कारण अपनी सोच को मदद बदल ली है इन टर्म्स ऑफ मीडियम टर्म आउटलुक, बिकॉज इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में कोई दाग नहीं आ गया। यस, इन्फ्लेशन स्ट्रोक फिजिकल डेफिसिट स्ट्रोक ये वाली शॉर्ट टर्म में इसको मैनेज बैलेंस करना गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होगा, तो मगर कर लेंगे समझे। जीडीपी ग्रोथ के ऊपर उतना असर नहीं आएगा, मार्जिन पे थोड़ी इफेक्ट आ सकती है कॉर्पोरेट्स की, बट नॉट ऑन जीडीपी ग्रोथ। सो वो जो आपने पोर्टफोलियो बिल्ड किया था इंडिया के एक भविष्य के ऊपर, उसी में आज गिरावट आ रही है, उसी को आप एवरेज करेंगे तो अच्छा होगा, मगर धीरे धीरे कीजिए, वही जी। मेरी सब। अच्छा सर, अभी से मतलब ये तो आपने पेट्रोल डीजल को लेके जो बातें कही, गैस को क्राइसिस जो है वो शुरू हो गई है, मतलब स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई है, कई जगहों पे सप्लाई कट करने की बात हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि अभी तो जुमा जुमा 4 दिन हुए, और आप और बाकी भी ऐसा जो माहौल लग रहा है कि ये जंग बहुत लंबी नहीं चली, अगर रूस और यूक्रेन की तरह, तो भी अगर 2-4 महीने भी खिंचती है तो फिर क्राइसिस कितनी बड़ी हो सकती है भारत की गैस सप्लाई को लेकर के। पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर वो 100 क्रॉस करके सस्टेन करती हैं तो, और रुपया इसी तरीके से रहता है, तो वो कितना एडवर्स जीडीपी पे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही सर, उसका उसको लेकर के फिर बाकी चीज़ों को लेकर के। जरूर। देखिए, एक्सपेक्टेशन जीडीपी का इस साल का तो 7.6 है, उसमें अभी एक ही महीना बचा है। हाँ, वो चलिए आगे तो आगे को अगर जी। आगे तो अगले साल की मैं देख रहा था कि 6.5 से साढ़े मे बी 6.8 तक डिफरेंट पीपल का अनुमान था नेक्स्ट ईयर के लिए, 26-27 के लिए। तो इस चीज के कारण जरूर मैं एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट्स का मैक्सिमम इम्पैक्ट देख रहा हूँ। तो 6.2 6.3 तक गिर सकता है जीडीपी ग्रोथ, बट वो भी कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, बिकॉज अभी भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन इन द वर्ल्ड होंगे। यस, सेक्टर ऑफ स्टॉक मार्केट जहां पे इसका असर होगा, वहां पे उनकी वैल्यूएशन पे जरूर दबाव आएगी, वो तो अनडिनाइबल है। पर जीडीपी ग्रोथ में मैं देख रहा हूं कि 40 to 50 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट, अगर तेल $100 पे 3-4 महीने तक टिके रहा तो उतना असर आ सकता है। 0.5% जीडीपी ग्रोथ में कटौती हो सकती है। अब सर, ये जो रुपी को लेकर के आपने एक जिक्र छेड़ा, 92 क्रॉस हो गया है, बातें होने लगी हैं 93-94 को लेकर के, अगर रुपया उस तरफ जाता है तो ये भी क्या और ज़्यादा टेंशन वाली बात होगी। और जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है वो है एफआईआई। बीते जो एक उम्मीदें जगी थी, और कम से कम सेलिंग रुकती हुई दिखाई दी थी एफआईआई की तरफ से, बहुत अग्रेसिव बाइंग नहीं हो रही थी, थोड़ा थोड़ा खरीद रहे थे, कुछ बेच रहे थे, लेकिन नेट नेट पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। अगर न्यूट्रल भी मान लें तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव था। लेकिन अब जो नंबर्स आ रहे हैं इस महीने के बीते 4-5 दिन के, वो फिर अब टेंशन बढ़ा रहे हैं। वो कितनी बड़ी चिंता है सर? वो चिंता जरूर है, क्योंकि ये जो है देखिए, मार्केट में एफआईएस का दो तरह का एक्शन होता है, लॉन्ग और शॉर्ट, राइट। ये ज्यादातर शॉर्ट करने की, जो शॉर्ट टर्म एफआईएस की बात है, उसके कारण ही इतना गिरावट आ रहा है, नंबर वन। सेकंड, लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंडिंग में देख रहा हूँ, जो शॉर्ट टर्म की आउटलुक थी और जिसका समझिए कि एक क्लोज एंडेड फंड उधर लॉन्च हुआ था इंटरनेशनली और उसका मेच्योरिटी 3 से 4 महीने में, वो शायद आज रिडेम्पशन कर रहे हैं। मगर मैं ग्रॉस सेल्स का नंबर देख रहा था और नेट की देख रहा था, तो करीबन समझिए कि 60-40 का रेशियो है, यानी 60% ऑफ द ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन में ही 60% सेलर्स थे, 40% का बायर। तो बैग एक्चुअल नंबर जो आ रहा था वो 20% का, जो हायर अमाउंट ऑफ सेलिंग कंपेयर टू बाइंग था ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अभी भी 40% एफआईआई खरीद रहे हैं। कोई कौन है वो है लॉन्ग टर्म पेंशन फंड, लॉन्ग टर्म जो है वो अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, मगर जो शॉर्ट टर्म है वो बेच रहे हैं। तो जरूर ये जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, ऑयल प्राइस के इम्पैक्ट के कारण करेंसी पे जो इम्पैक्ट आएगा, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म एफआईएस की सेलिंग और भी बढ़ेगी ना, बिकॉज उनका शॉर्ट टर्म में ये उन्होंने फैक्टर नहीं किया होगा कि रुपये का इतना वीकनेस होगा। तो इसलिए अगर वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रुपये में वीकनेस 93-94 पे जा रही है, तो आज ही वो बेचेंगे। तो डेफिनेटली जो प्रेशर फ्रॉम द शॉर्ट टर्म एफआईआई है वो बढ़ेगी, और जरूर मार्केट के लिए एफआईआई का सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, और इस चीज के कारण शॉर्ट्स भी बढ़ेगी। तो जरूर मगर लॉन्ग टर्म खरीदारी होगी एफआई की तरफ से, और डीआई का तो रहेगा ही खरीदारी। तो
वॉलिटिलिटी को थोड़ी कम करने की कोशिश लॉन्ग टर्म एफआईएस और डीआईएस करेंगे। मगर अगर रुपये का क्लियर डायरेक्शन 93-94 पे दिख रहा है, तो मेरा मानना है कि आरबीआई भी कितना सपोर्ट करेगी रुपये को, ये भी मुझे एक डाउट है। क्योंकि आरबीआई का बिलीव है कि रुपये को जो नेचुरल लेवल है उसको रीच करना चाहिए। ठीक। एक सर ये जो स्टेटमेंट आई कि यूएस ने कहा कि अब वो रशियन ऑयल इंडिया खरीद सकता है 1 महीने तक, फिर क्लैरिटी उसमें और ज़्यादा आई कि नहीं, जो रास्ते में तेल फंसे हुए हैं वो उसको जो है ले सकता है। इसको ये मतलब इस स्टेटमेंट को और इसमें कुछ पढ़ने लायक है, कुछ देखने लायक है क्या? नहीं है, मगर वो सस्ता तेल नहीं है ना। ठीक है, तेल तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि इंडिया में ऑलरेडी हमारे पास 74 दिन का सप्लाई है। हाँ। ठीक है। और रशिया से तेल लेकर, पर रशिया ये नहीं कह रही कि मैं अभी सस्ते में दूंगा, वो एक्चुअली कह रही कि मैं थोड़ी महंगे में दूंगा। तो तेल का दाम का इम्पैक्ट है, वो तो आने वाला है। तेल की सप्लाई की शॉर्टेज गवर्नमेंट मैनेज कर लेगी, समझिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भी सप्लाई का अश्योरेंस आया है, और इवन ईरानियन भी अपने शिप्स को अलाउ करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप भी इंश्योरेंस की बात कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इंडिया में सप्लाई शॉर्टेज का उतना बड़ा असर नहीं होगा जितना तेल का दाम का असर होगा। क्या बात है यहाँ पर। अच्छा सर, अब चलिए, चूँकि समय जो है 15-20 मिनट का बचा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि अब थोड़ा सा भारतीय बाज़ारों पे थोड़ा सा और सेक्टर वाइज भी अगर बात करें। लेकिन सेक्टर वाइज बात करने से पहले एक सवाल ये भी है कि मतलब जो लोग 1.5 साल से वेट कर रहे थे, साल 1.5 साल से बाज़ार चला नहीं मिड कैप स्मॉल कैप में, अब थोड़ा सा लग रहा था कि अब रन अप आएगा, बीच में थोड़ा सा माहौल बनना जो शुरू हुआ, वो लोग अब थोड़े से रिटेलर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। क्या सजेशन आपकी तरफ से जाएगा उनके लिए? क्योंकि अब हमारे जो जो कमेंट बॉक्स में और लाइव उसमें जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि मतलब ये बाज़ार है भी हमारे लिए कि नहीं है। हम तो पहले जो है नहीं लगाते थे, अब हमारा पूरा लोगों का, चूँकि 2020 के बाद काफ़ी जो नए लोग आए, काफ़ी बदला है उनके लिए माहौल एकदम से पिछले 1.5 साल के अंदर। उन्होंने ये एक्सपीरियंस लिया नहीं था, तो क्या कहेंगे उनको, आप क्या समझाएंगे? देखिए, आपके पास अगर टिक के रहने की शक्ति है, यानी आपने बोरो करके इन्वेस्ट नहीं किया, या फिर आपके जो बाकी ज़रूरतें थी उस पैसे को निकाल कर मार्केट में नहीं डाला, और आपकी ऐसी कोई इवेंट है जिसके लिए आप प्लान कर रहे थे, दो अगले 6-6 महीने के अंदर वो इवेंट ही होने वाला है, तो मैं कहूँगा कि तो आप पैसा को निकाल सकते हैं मार्केट में। बिकॉज ये 3-4 महीने के लिए ये तेल का दाम की वापस एक गिरावट वाली ट्रेंड दिखने तक मार्केट में हलचल मची हुई होगी। मगर अगर ऐसी बात नहीं है और आप लंबे अवधि तक टिक के रह सकते हैं, तो मेरा मानना है कि दो चीज़ है। आप बहुत मॉडरेट तरह के इन्वेस्टर है तो चुप बैठिए, कोई कोई हार्म नहीं है कि मार्केट को भूल जाइए, कुछ और स्थिति को देकर आपके पैसे को रहने दीजिए, रिकवर हो जाएगा एक दिन। मगर अगर थोड़ी भी एग्रेसिव आपकी एक टेंडेंसी है, अगर आपके पास फ्री कैश है, तो पोर्टफोलियो को ये एवरेज करने का अच्छा मौका है। बट जैसे मैं पहले शुरुआत में कह रहा था, धीरे धीरे स्प्रेड आउट करके आपकी पोर्टफोलियो जैसी बनी थी उसी पोर्टफोलियो के हिसाब से आप खरीदारी कर कर आप धीरे धीरे इस मौके को छोड़िए मत। बिकॉज अल्टीमेटली ये जो ऑयल का तनाव इस वॉर के कारण है, ये एक लिमिटेड फाइनाइट जो कहते हैं अंग्रेजी में, इसका है, ये पेरेनियली नहीं जा सकती है। और इंडिया के भविष्य में देखिए, इंडो यूरोपियन डील तो साइन हो गया, बजट भी बहुत पॉजिटिव था, हमारे पास ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। यूएस का भी अभी 18% हमने डील नहीं साइन किया, क्योंकि वैसे ही टैरिफ 15% में, हम क्यों 18 पे जाके डील साइन करें। पर जैसे ही ये सिचुएशन में क्लैरिटी आती है, यूएस का इंटेंशन भी है कि इंडिया के साथ डील करें, तो हमारे भविष्य के लिए कोई मेरे ख्याल में दाग नहीं है। शॉर्ट टर्म एक एक रिएक्शन है, और मार्केट में शॉर्ट टर्म रिटेलर्स और हेज फंड्स पैनिक का फायदा उठाकर शॉर्ट करके तनाव को बढ़ा रहे हैं, मानते हैं। मगर एज अ लॉन्ग टर्म, जैसे मैं कह रहा था कि लॉन्ग टर्म एफआईएस अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, तो उसी बेसिस पे आप भी लॉन्ग टर्म सोचकर धीरे धीरे कीजिए। बिकॉज मैं नहीं कह सकता हूँ विद गारंटी कि 1 हफ्ते में ये बेटर होगा, 3 हफ्ते में बेटर होगा, ये किसी के हाथ में नहीं है कहना, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, ये इंडिया स्पेसिफिक मामला है, और ये इंटरनेशनली इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स वो कैसे भेजेंगे, ये सब कहना बहुत मुश्किल है। तो आप एक रॉकी राइड होगी, उसके लिए टिके रहिए। मेरा वही सलाह है कि आपकी एक रिस्क एपिटाइट, आपकी जो जर्नी का कितना टाइम फ्रेम आप वेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जिस चीज़ के लिए आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे थे, वो जानकारी लेकर
आप उस हिसाब से डील कीजिए। मगर अगर 3-4 महीने में आपको पैसे की जरूरत है तो मैं कहूंगा कि ठीक है, तो क्या करें आप, उसको कोई गारंटी नहीं है कि अगले 3-4 महीने, अंटिल कुछ क्लैरिटी आती है इस वॉर के बारे में, वो एक एक हफ्ते में आ सकती है। क्योंकि जो यूएस की साइड से स्टेटमेंट आ रही है कि उन्होंने पूरा उनका ध्वस्त कर दिया, हर दिन जो मिसाइल्स आ रहे हैं ईरान से वो हर दिन घट रही है, तो जल्द से जल्द ईरान सरेंडर भी हो सकता है ना, तो और एकदम से वॉर खत्म हो जा सकती है, तब तो इमीडिएटली समथिंग पॉजिटिव बदल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये अनसर्टेनिटी है, कोई भी प्रेडिक्शन करने का वक्त नहीं है ये। अभी क्योंकि मामला अब कह रहे हैं क्यूबा तक जाएगा, जो स्टेटमेंट ट्रम्प साहब का आया, स्पेन से नाराज़गी दिखाई दी, तो ये अभी मतलब क्या ये लंबा चलेगा मामला अभी और भी जगहों पर, खाली ईरान तक नहीं है क्या ये मतलब लंबी लड़ाई के मूड में है ट्रम्प? कुछ अभी इसको लेके क्लैरिटी नहीं कि वो हल चाहते भी हैं या क्या चाहते हैं। तेल का मसला है, न्यूक्लियर का मसला है क्या? मेरे ख्याल में, और मेरा खुद थोड़ा कंट्रोवर्शियल व्यू है विपुल जी, ठीक है। मेरे ख्याल में वेनेजुएला वाली बात और ईरान वाली बात, दोनों चाइना के खिलाफ इनडायरेक्ट वॉर है। वही। ये तेल, न्यूक्लियर, ये सब बातें हैं, एक्सक्यूज है कुछ करने के लिए। अल्टीमेटली वेनेजुएला, रशिया, ईरान, ये तीन देश है जो भयंकर तेल सप्लाई करते हैं चाइना को। तो वेनेजुएला का एक पाइपलाइन उन्होंने बंद किया, दूसरा अभी ईरान, या रशिया का तो वो नहीं कर सकते, और ईरान का भी बंद कर रहे हैं, तो चाइना के लिए मुसीबत बढ़ रही है। तो वो क्या है, एक बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं इसमें कि चाइना को आपने बहुत पुश कर लिया, तो चाइना भी वॉर में घुस गई तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है। ओके, उसको जोड़ते हैं, वो अनथिंकेबल है चाइना अगर रशिया वॉर में ही घुस गया, नहीं। पर ट्रम्प की सोच क्या है कि चाइना के साथ दो चीज है, एक है कि चाइना इमर्जिंग पावर है, उसको कंट्रोल में पॉलिटिकली रखना चाहते हैं, वो एक बात है। बट सेकंड चीज क्या है कि चाइना और यूएस का भी डिपेंडेंसी बहुत है। जैसे रेयर अर्थ के ऊपर यूएस का चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, और उनको ये भी ज़रूरतें हैं कि सोया और कॉर्न जो अमेरिका में प्रोडक्शन होता है वो चाइना पहले खरीदती थी, फिर अभी ट्रेड डील करके उन्हें थोड़ा बहुत खरीदारी शुरू। तो ये एक उनकी नेगोशिएशन टैक्टिक है, अगर चाइना इस दबाव में आ गया तो फिर शायद वो कुछ उनसे कंसेशंस टुवर्ड्स रेयर अर्थ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये एक लार्जर देन दीज इश्यूज है। तो अब क्यूबा इसमें आएगा कि नहीं, मेरे ख्याल में क्यूबा और चाइना का संबंध उतनी जो एक कुछ ज्यादा कमर्शियल संबंध नहीं है। रशिया और क्यूबा जरूर दोस्त है बहुत दिनों से, बट क्यूबा बहुत छोटी देश है, और क्यूबा के लिए तो तेल वेनेजुएला से डिपेंड कर रही है, तो उसको चोक करके ही क्यूबा को मरवा देंगे वो। क्यूबा बहुत छोटी चीज है, उसको मत समझिए। लार्जर इशू वरी करने की है, ग्रीनलैंड के ऊपर कुछ करेंगे कि नहीं, वो अभी तक उन्होंने अभी चुप बैठे हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड भी रेयर अर्थ का मामला है ना। तो वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये रेयर अर्थ की जरूरत है, तो चाइना से लेना है। तो मेरे ख्याल में ये है रियल थॉट प्रोसेस। इसराइल को तो चाहिए ईरान को अटैक करके उसके न्यूक्लियर को कंप्लीटली करना, क्योंकि अल्टीमेटली उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। उसको समर्थन देने का जो अमेरिका ने डिसीजन लिया है ना, मेरा मानना है कि ये चीन को मन में रखते हुए कर रहे हैं। तो अगर वो फिल्टर से देखें तो ये आने वाले दिन में चीन क्या करती है ये देखना जरूरी होगा। अच्छा, अगला प्रश्न अब भारतीय बाजारों से लेकर के जो भी समय बचा हुआ है, ये बताइए कि सर अभी वो कौन से सेक्टर हैं जिनसे अब दूरी बना लेनी चाहिए? जैसे कि अब अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो एक तो ओएमसीज पे तो सीधा असर रहता ही रहता है, लेकिन पेंट है, टायर है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पे कि सीधे सीधे जो है कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों का असर रहता है। तो जिनके पोर्टफोलियो में हैं, क्या वो थोड़ी सी दूरी बना लें, रखे रहें, क्या व्यू रहेगा? और दूसरा एक आईटी जिसको लेकर के अभी तक असमंजस चल रहा था, अब इस मौजूदा स्थिति में क्या वो हिस्सा उसमें बनाए रखें, निकलें, वो अभी समझ में नहीं आ रहा लोगों के। तो मैं कहूंगा कि ये ऑयल रिलेटेड, क्रूड रिलेटेड इम्पैक्टेड जो सेक्टर है ना, ये सब शार्प रिएक्शन दिखाएंगे, मगर शार्प बाउंस बैक भी दिखाएंगे। तो मैंने जो सलाह दी थी कि आप जिसका ऑलरेडी एक्सपोजर इनमें है, आप उनमें एवरेज करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म मामला है। यस, नेक्स्ट क्वार्टर की ईपीएस में जरूर इसका इम्पैक्ट दिखेगा। ऑलरेडी पीपल उसको शॉर्ट करते रहेंगे होंगे, जो स्पेकुलेटर है उसके कारण दाम में प्रेशर आएगा। मगर क्योंकि आपने सोचा था इसको सही आपके पोर्टफोलियो में जगह रखने के लिए,
वॉर के पहले। तो उस सोच में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंपनियां अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी पहले। अब ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आया है। कभी भी शॉर्ट टर्म में, जैसे कहते हैं ना, जो बाय व्हेन द फियर इज हाई एंड सेल व्हेन द ग्रीड इज हाई। तो इस फेयर के मामले में बाय करना है, मगर थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आप आज खरीद 10 में चल रहा था, आज 8 में है, 8 में खरीदेंगे, कल 6 हो सकता है। तो डरना नहीं, 6 में भी थोड़ा खरीदना है, फिर 5 होगा, फिर उसमें भी थोड़ा खरीदना है। मगर क्योंकि आपने कुछ सोच समझ के एक पोर्टफोलियो बनाई थी ना, अब हम्म। वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर होगी स्टोरी। तो वो स्टोरी में मैं बता रहा हूं ना, कुछ ऐसी नहीं है। मे भी इस साल के सेकंड क्वार्टर जीडीपी में आपको थोड़ा असर पड़ सकता है, थर्ड क्वार्टर में थोड़ा असर पड़ता है, बस। नेक्स्ट ईयर की जीडीपी में कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट 27-28। तो आपके जो, वही कह रहा हूं, ये शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म की बात है। आप किसी की चीज में शॉर्ट टर्म में आपने लिया है, और शॉर्ट टर्म माने क्या है कि 3 साल पहले आपने कॉल लिया होगा, अभी वो 3 साल खत्म हो रही है, तो आप आज आप शॉर्ट टर्म में रुके ना। तो उस हिसाब से देखिए कि पैसे की आपको कब जरूरत है, जो आपने मार्केट में लगाया है। अगर ऐसी क्रूड इंपैक्टेड सेक्टर्स में है और आपका 6 महीने के अंदर पैसे की जरूरत है, तो आप बेचिए उन्हें और कन्वर्ट कर दिए इधर सेफर सेक्टर या डेट साइड में। मगर अगर नई बात है आपकी, आज से 3 साल का आपके पास टाइम फ्रेम है, आपको ये पैसे की जरूरत नहीं है, आपके पास थोड़ा स्पेयर कैश पड़ा है, तो जरूर जाके थोड़ी थोड़ी खरीदारी कीजिए। वो में मैं क्लियर हूं। आईटी के बारे में हमने पूछा, देखिए आईटी में क्या है, आईटी के सेक्टर का एक रीपोजिशनिंग हुआ है। क्या है वो, कोविड के पहले जो स्थिति थी कि ये एक वैल्यू सेक्टर थी, डिविडेंड डील्स अच्छे थे, स्टडी ग्रोथ करते थे, और जो भी रुपी डिप्रिसिएशन था उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर पॉजिटिव आ रहा था, और एक स्टडी सेक्टर। कोविड के बाद ये ग्रोथ सेक्टर बन गई, क्योंकि एकदम से वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये वो फलाना फलाना, एकदम से तेजी से उनकी वैल्यूएशंस बढ़ गई पोस्ट कोविड। अब ये जो एआई वाला थ्रेट आया, ये सब आया, अब उसका जो हवा है वो निकल चुका है, और अब वो एक अच्छी डिविडेंड यील्ड और एक वैल्यू जोन में आ चुकी है, स्पेशली लार्ज कैप आईटी। तो मेरा मानना है कि आप एक के पोर्टफोलियो में एक ग्रोथ और वैल्यू का ब्लेंड होगा आपके पास। तो जो वैल्यू का ब्लेंड है, पहले आईटी शायद ग्रोथ के ऊपर आपने रखा होगा, उसको अभी वैल्यू में शिफ्ट कीजिए और देखिए कि आपको कितना चाहिए वैल्यू, आपके पोर्टफोलियो में कितना चाहिए ग्रोथ। आपके मेंटल एपिटाइट, आपके जो रिस्क एपिटाइट है, उसके हिसाब से आप चूज करेंगे ना, डिफेंसिव वर्सेस ऑफेंसिव। तो आज एक आईटी एक डिफेंसिव स्टेट में है, और इस तनाव में उस डिफेंसिव के लिए थोड़ी पॉजिटिव आएगी। जैसे फ्राइडे को देखा आपने, आईटी में थोड़ी बहुत खरीदारी हुई थी। तो उस चीज के अंदर आप भी पोर्टफोलियो में आईटी का स्थान को एक अग्रेसिव ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर से एक डिफेंसिव वैल्यू ओरिएंटेड सेक्टर में बदल के, फिर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का इलेक्शन देख लिए कि कितना ग्रोथ वैल्यू है, तो उसे हिसाब से चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए आईटी अब भी ऐड करना होगा, कुछ लोगों को आईटी को निकालना होगा, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ पे रखा था, तो ग्रोथ के लिए अभी सब्स्टिट्यूट करना है, तो कुछ और को उसमें डालना है। तो एसेंशियली एज एन इन्वेस्टर मैं कहूंगा, वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी आईटी एक अच्छी खरीद है, बिकॉज एआई का जो भी इंपैक्ट हम कह रहे हैं, अगले साल 2 साल में उसका ईपीएस में उतना इंपैक्ट नहीं दिखेगा। लॉन्गर टर्म में इसके बिजनेस मॉडल चेंज जो एआई फोर्स कर रही है, कि पर पर्सन और पर आवर की बिलिंग से एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे इतना आपको पैसा मिलेगा, की तरह के फंडामेंटल बिजनेस मॉडल बदल रहा है, और ये अडेप्ट कर लेंगी, मगर एक ट्रांजिशन पीरियड में थोड़ी ये आएगी, वो भी मेरे साल में 1.5 साल 2 साल के बाद आएगी, उसके बाद चलेगी। तो उस हिसाब से आप, वही मेरी सलाह है कि आईटी सेक्टर अब एक वैल्यू सेक्टर है। आईटी सेक्टर एक वैल्यू सेक्टर है। और सर डिफेंस सेक्टर क्या है, क्योंकि इस गिरावट के अंदर जब बाज़ार में इतनी क्राइसिस देखने को मिल रही है, और होली के दिन हमने जो है बड़ी गिरावट देखी, रोज़ 1% के आसपास की गिरावट आ जाती है। एक बीच में खबर आई थर्सडे को, थोड़ी सी आखिरी के घंटे में रिकवरी आई थी, लेकिन वो खबर ही गलत निकली। ले तो मेरा सवाल ये है कि डिफेंस के अंदर बीते 3-4 दिनों के अंदर जो रिकवरी है, और अच्छे अच्छे बीएल जैसे शेयर हों, मझगांव हो, शिपिंग डिफेंस, जो अभी जो इंडियन ओशन में जो क्राइसिस हुई उसके बाद से शिपिंग डिफेंस में एक तेज़ी आई है। तो मेरा सवाल ये है कि डिफेंस में जो लोग पुराने से बने हुए हैं उनको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, क्या करें? ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, या आपको लगता है कि अभी दुनिया का जिस तरीके का माहौल बदल रहा है उसमें ये क्षेत्र अगले 3-4 साल 5 साल के लिए काफ़ी शानदार करने वाले हैं? आपका व्यू डिफेंस को लेके क्या है? मेरा व्यू ये है डिफेंस में है कि आप प्रॉफिट बुक कर लें, कि लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छी है,
मगर क्या है कि इस टाइम में जब सभी सेक्टर्स में बिकवाली हो रही है, डिफेंस में उतनी नहीं हो रही है जैसे आप कह रहा है, मगर एक्चुअली ये सेंटिमेंट है कि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में वॉर जा रहा है तो जनरली वॉर रिलेटेड इनका बिजनेस बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। मगर ऑलरेडी रन अप बहुत हो चुका है, इसके ऊपर ये एक सुपर ग्रोथ की तरह मेरे ख्याल में नहीं हो सकती है। तो अगर आपने बहुत दिन पहले इन्वेस्ट किया है और बहुत से प्रॉफिट जोन में है, तो नो हार्म कि इस तनाव के टाइम में आप थोड़ा इसमें प्रॉफिट बुक करना अच्छा है। मगर अगर आपके पास अगेन 5-7 साल की अवधि है तो इसकी ग्रोथ आके इसको कॉम्पेंसेट कर लेगी। मगर मैं कह रहा हूं इसमें इन द मनी में है, तो शायद आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना एक बुरी बात नहीं होगी। और नई खरीदारी से भी बचे ना, क्योंकि काफ़ी भाग भी गए नहीं, हैं। नई खरीदारी करने का मौका नहीं है, ये वक्त नहीं है, वेट कीजिए, ये तनाव सब खत्म होके एक जेन्युइन अंडर। और ओके, और एक बात है विपुल जी कि मेरा पॉजिटिव व्यू जो डिफेंस में भी था रहा है वो प्राइवेट सेक्टर डिफेंस के ऊपर है। क्योंकि ये न्यू एज वॉरफेयर जो है ना, ड्रोन्स, यूएवीज, ये वाली बात सब पब्लिक सेक्टर में वो ट्रेडिशनल डिफेंस का ही बात है, मगर ये सेंटिमेंट के कारण सब चल रहे हैं। हम्म। तो ये न्यू एज में शायद नए आईपीओस आएंगे, तब मौका मिलेगा आपको कि बहुत सारे इंडिया इन द फ्रंट में है। क्योंकि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी जो आत्मनिर्भर की जो सपोर्ट के कारण ड्रोन सब हमने किए थे वही हमारे सपोर्ट में आए ना। तो डेफिनेटली फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव है। मगर कैसे मैं कह रहा था, मेरा मेरे मुझे लग रहा है कि ये प्राइवेट सेक्टर का हाथ भारी होगा इन द फ्यूचर, और उसमें नए नए इश्यूज भी, आईपीओस भी आ सकते हैं, तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा सर, चूंकि बिल्कुल अब हम लास्ट उसमें हैं, अभी कुछ खरीदना हो, जैसे आपने बार बार कहा कि गिरावट में थोड़ा थोड़ा बाय करना चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा कौन से सेक्टर में बाय करना चाहिए, मतलब कहाँ फोकस करें अभी? देखिए, मैं एक काम आपको बताऊं कि म्यूचुअल फंड मैनेजर जो कर रहे हैं, राइट, वो एक डिफेंसेस को खरीद रहे हैं बिकॉज उनको जो डेली एनएवी रिपोर्ट करना पड़ रहा है उसमें ज्यादा गिरावट। तो उनका एक जो बैलेंस होता है कि मेरे को 3 से 5 साल में रिटर्न दिलवाना है, मगर रोज का भी रिपोर्ट कार्ड मुझे पब्लिश करना है, right? तो मैं कह रहा हूं कि एज एन इन्वेस्टर आप उसकी बारे में सोचिए कि आज गिरावट इवन सेफ सेक्टर्स में हो रही है। तो आपकी जो एग्रेसिव टेम्परमेंट वर्सेस मॉडरेट टेम्परमेंट की सोच कर आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जहां पे तेल के रिलेटेड ज्यादा गिरावट हो रही है वहीं पे वी शेप्ड रिकवरी आएगी। क्या आपका जिगर होना चाहिए कि उस वॉलिटिलिटी को झेलना। तो अगर ऐसा है अग्रेसिव एटीट्यूड, तो मैं कहूंगा कि जहां पे तेल का इंपैक्ट हो रहा है उसी को खरीदिए, एक्सेप्ट ओएमसीज। क्योंकि ओएमसीज में प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट कितना ये प्राइस इंक्रीज को उनको ऑब्जर्व करने को दबाव डालेगी और कितना कस्टमर के ऊपर डालेगी, ये कोई नहीं कह सकता। तो उनसे दूर रहिए, बिकॉज ये गवर्नमेंट का पॉलिटिकल डिसीजन है। ठीक। मगर अगर आप डिफेंस थोड़ी मॉडरेटली है तो डिफेंसिव सेक्टर, जैसे बैंकिंग में देखिए, फ्राइडे को भयंकर गिरावट मिला था बैंकिंग में, तो वो एक सेफ सेक्टर है खरीदारी के लिए, बिकॉज इसका रियल संबंध कुछ नहीं है। वो क्यों गिरा था, बिकॉज अब इन्फ्लेशन बढ़ेगी और ये बढ़ेगी तो रेट कट शायद और भी दूर है करके एक नेगेटिव सेंटिमेंट आया था। तो बैंकिंग ऐसा सेक्टर मैं कहूंगा, राइट, इज अ वेरी गुड बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम। बचें किससे सर? किसको कंप्लीट अवॉइड लिस्ट में डाला डालें अभी? मैंने तो एक तो डिफेंस का जिक्र किया है। उसके अलावा देखिए, अवॉइड माने, मतलब थोड़ा दूर रहे हैं अभी, मतलब जिससे करंट सिचुएशन से। नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप मॉडरेट रिस्क एपिटाइट के हो तो आप उसको डीजल और पेट्रोल जो भी यूज ओएमसी। करते हैं उसको उससे दूर रहने का, क्योंकि आपके पास वो क्षमता हाँ। नहीं है उसको झेलने का। तो मैं कहूँ कि ये एक यूनिवर्सल रूल मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ठीक। आपके टेम्परामेंट के हिसाब से है। तो एक अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए इस डर के आगे जीत है, राइट। बिल्कुल। मगर मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए उसको डर ही नहीं है, जीत को छोड़िए बस। बात सही। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, जरा एक बार फुल फ्रेम में जरा हमारा बैकग्राउंड दिखा दीजिए सर को। सर सवाल, जिस सवाल के साथ हम आए थे वही सवाल, कितना दर्द बाकी? क्योंकि ये बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्या बॉटम बन गया जो होली का दिन था उस दिन, या आपको यहाँ से अभी क्या अभी बड़ी गिरावट का डर है? ये रोज़ हमारे पास सवाल आ रहे हैं और मुझे लगा कि वो जो भी पब्लिक के सवाल हैं रिटेलर्स के, वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूं कि ये बताइए कि क्या ये पेन अभी और बढ़ेगा, या लो बन, जो बॉटम बन चुका है, बॉटम अभी क्या बनना बाकी है? नहीं, अभी तक बॉटम बना नहीं है। तो तो और कितना बड़ी मैं गिरावट नहीं होगी कह सकता, यहाँ मगर से सर? बॉटम, कितना कितना डाउन साइड आप देख रहे हैं परसेंटेज वाइज? देखिए, देखिए आप लार्ज कैप क्षेत्र में मैं 5 to 10% का दिख रहा हूँ,
मगर मिड एंड स्मॉल कैप में उससे भी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज फ्री फ्लोट कम है। तो थोड़ी बहुत बिक वाली से भी उधर प्राइसेस जो ज़्यादा गिर सकती है। सुनील सर, हालांकि थोड़ी टेंशन तो हो रही है कि मतलब अभी और ज़्यादा 10% झेलना पड़ेगा लार्ज कैप में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी समय दीजिए हमको, क्योंकि अभी थोड़ा सा लोगों को आप जैसे विशेषज्ञों की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा ढाढ़स बंधाएं, लोग शांति से बने रहें, या फिर कहाँ कहाँ पे निकलना है और किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस बाज़ार में, जो कि थोड़ा सा डरा रहा है, ज़्यादा डरा रहा है। तो आप आज हमारी चर्चा में जुड़े, अपना अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की इस चर्चा को यहाँ पर अब हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन दर्द अभी बाकी है, और मानना ये है सुनील सर का कि अभी लार्ज कैप में 10% के आसपास का करेक्शन और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर जैसे शेयरों में अभी भी वैल्यूएशन उनको आकर्षक दिखाई दे रही है। डिफेंस में प्रॉफिट बुक करने के लिए कह रहे हैं। बैंकिंग में गिरावट में खरीदारी करें। ओएमसी से दूर रहें, लेकिन पेट्रोल डीजल या कच्चा तेल की का जहाँ रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है, जहाँ तेज़ गिरावट हो, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी एवरेजिंग करने की भी सलाह है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन बाकी सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे और 1 बजे आपके साथ मिल करके फिर से नई प्लानिंग करेंगे। उस रोज़ की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट और क्या करना है, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, तलाशेंगे। आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।